इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम BS 4th सेमेस्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम मैमल्स पढ़ रहे थे, मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे उसमें मैमेलियन हार्ट है, सर्कुलेशन है, ठीक है, इसके अलावा गैस एक्सचेंज है, ठीक है, और इसके अलावा थर्मोरेगुलेशन है। सबसे पहले हम मैमेलियन हार्ट एंड सर्कुलेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें मैमेलियन हार्ट को देखें, ठीक है, तो जो मैमेलियन हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड है, ठीक है, 4 चैम्बर्स हैं इसमें, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना लूँ, ठीक है, तो बेसिकली हम पहले हार्ट को, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ़्ट साइड हो गया, ठीक है। अपर चैम्बर जो है वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, सॉरी ऑरिकल्स कहलाते हैं या एट्रियम कहलाते हैं। ये भी एट्रियम हो गया, ये भी एट्रियम हो गया, ठीक है। ये जो चैम्बर्स हैं ये वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, ये भी वेंट्रिकल कहलाता है, ठीक है। तो अपर चैम्बर्स एट्रियम है, ये राइट साइड है, ये राइट एट्रियम हो गया, ये भी राइट साइड है, ये राइट एट्रियम हो गया, ये भी, ये लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ़्ट साइड है तो ये क्या हो गया जी, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है जी। तो बेसिकली ये 4 चैम्बर है, ठीक है। और इसमें डबल सर्किट मौजूद है। डबल सर्किट से मुराद ये है कि देयर इज ए सेपरेट फ्लो होती है ब्लड की, ठीक है, कहाँ पर जी, टू लंग्स एंड बॉडी, ठीक है। एक सर्किट को हम सिस्टमैटिक सर्किट कहेंगे, जो बॉडी को ब्लड देता है, और एक सर्किट को हम पल्मोनरी सर्किट कहेंगे, जो कि लंग्स को ब्लड देता है। समझ आ गया? तो ये डबल सर्किट है, सेपरेट फ्लो है लंग्स को भी और बॉडी को भी। पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, राइट एट्रियम में आता है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर उसके बाद लंग्स को जाता है, लंग्स के बाद ये ब्लड आता है लेफ़्ट एट्रियम में, फिर उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम में, फिर उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और फिर उसके बाद कहाँ पे जाता है जी, सिस्टमैटिक फ्लो में या ब्लड बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, डबल सर्किट है, ठीक है। अब जो हार्ट है वो इवाल्व हुआ है कहाँ से जी, रेप्टाइल से, ठीक है। न सिर्फ मैमल्स का बल्कि बर्ड्स का भी जो हार्ट है वो भी किससे इवाल्व हुआ है जी, वो भी रेप्टाइल से इवाल्व हुआ है। तो हम कहते हैं कि 4 चैम्बर्ड बर्ड्स का भी हार्ट है, और 4 चैम्बर्ड जो है ना वो किसका है जी, वो मैमल्स का भी है, ठीक है। अब हम अगर देखें, ठीक है, ये तो मतलब मेच्योर हार्ट जो है मैमल्स का
उसमें ब्लड फ्लो है। अब अगर हम देखते हैं, ठीक है, हम अगर देखें किसको जी, फीटल सर्कुलेशन को, बल्कि इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन से हमारा क्या है? फीटल सर्कुलेशन से हमारा ये है कि जो बेबी होता है, जो मदर के पेट में होता है, बेबी को किस तरह ब्लड फ्लो करता है, बेबी को किस तरह ब्लड जाता है, ठीक है। उसका हार्ट डेवलप नहीं होता, लेकिन वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह होती है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम देखें, जो हार्ट है वो ऑलमोस्ट यूँ कह लें कि 3rd या 4th मंथ पर जो है ना वो बन जाता है, लेकिन वो फुली मैच्योर नहीं होता। मैच्योर कब होता है? 3rd ट्राइमेस्टर की एंड पर जो है ना ये मैच्योर होके वहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, हार्ट अपना कंप्लीट और लंग्स जो है ना वो काम करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले क्या होता है, इसको ज़रा हम डिवाइड कर लेते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। फीटल सर्कुलेशन में होता ये है, मैंने आपको बताया था कि मदर का जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा यूट्रस में मौजूद ख़ास किस्म के टिश्यूज़ हैं, स्पेशली डिज़ाइन हैं, जो कि खुराक प्लस गैसेस ये पहुंचाती हैं फीटस को, बेबी को, ठीक है। लाइक ये अगर हम ले लें यूट्रस है, ठीक है, उसके अंदर बेबी मौजूद हैं, तो यहाँ पर स्पेशल टिश्यूज़ होंगे जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, स्पेशल कनेक्शन है, ये बेबी के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जो नेवल है आप लोगों का, ठीक है, जो काट दिया जाता है अब आफ्टर बर्थ। तो प्लेसेंटा के थ्रू ये बेबी जो है ना वो कनेक्टेड होता है। तो प्लेसेंटा से खुराक, ब्लड आता है, ब्लड में खुराक भी होती है और ब्लड में गैसेस भी होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं कि फीटल सर्कुलेशन किस तरह होती है, बेबी का हार्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है तो वो किस तरह होती है। असल में होता ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, लंग्स उसके अभी मैच्योर नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आमतौर पर होता ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को आता है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर उसके बाद लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेट होकर फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आता है, फिर उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर उसके बाद आयाटा के थ्रू बॉडी में जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन रिसीव कर रहा है जी? राइट एट्रियम रिसीव कर रहा है, ठीक है। लंग्स जो हैं वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, ठीक है। राइट एट्रियम में होता ये है कि ये राइट एट्रियम में ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाने की बजाय ये बाईपास करते हैं, कहाँ पर जी? लेफ़्ट एट्रियम में। बातें समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि होना ये चाहिए कि राइट एट्रियम से ब्लड आए राइट वेंट्रिकल में और फिर उसके बाद, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड है, तो लंग्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर जाता भी है तो वहाँ पर लंग्स डेवलप नहीं है, तो हमने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट एट्रियम में पहुँचाना है, फिर उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुँचाना है, और फिर उसके बाद बेबी की बॉडी में इसको क्या करना है जी? पहुँचाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लड जो है वो बाईपास करता है किसको? राइट वेंट्रिकल को।
और पहुंचता है कहाँ पर जी, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब यहाँ पर एक ओपनिंग है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, फोरामेन ओवेल उसको हम कहते हैं, फोरामेन ओवेल। ये एक ओपनिंग है, ठीक है, जो ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाने की बजाय इसको कहाँ पे लेके जाती है जी, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर ये ओपनिंग है। आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो कहते हैं कि जी बच्चे के दिल में सुराख है। ठीक है, होता ये है कि जब 9 ट्राइमेस्टर के ईंड पर बेबी मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाता है और उसके अपने लंग्स बन जाते हैं और उसके अपने लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं, तो होता ये है कि ये जो ओपनिंग है, ये फोरामेन ओवेल ओपनिंग जो है वो बंद हो जाती है। समटाइम्स होता ये है कि आफ्टर बर्थ जो है ये जो ओपनिंग है ये खुली की खुली रह जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं जी, हम ये कहते हैं कि बच्चे के दिल में क्या है, सुराख है। तो फिर हम क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू हम बेबी से या मदर से कुछ टिश्यूज़ लेके इस फोरामेन ओवेल को क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फीटल सर्कुलेशन में होता ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, फिर उसके बाद राइट एट्रियम से ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, बाईपास करेगा राइट वेंट्रिकल को और पहुँच जाएगा कहाँ पर जी, लेफ्ट एट्रियम में, थ्रू व्हाट, फोरामेन ओवेल। यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल होता है, ट्राइकस्पिड वाल, दिल के जो वाल होते हैं ना, इस तरह 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो कुछ ब्लड यहाँ पर भी आ जाता है। कौन सा ब्लड जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर भी आ जाता है। अब इस ब्लड ने तो जाना है कहाँ पर जी, लंग्स में, लंग्स तो डेवलप है नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं जी डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ नीचे आ गया है, इसको अब बाईपास करेगा कहाँ पर जी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस क्या करता है, जो ब्लड अगर थोड़ा सा ब्लड अगर नीचे आ गया है, चूँकि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल है, ये ओपन है, यहाँ पर ब्लड आएगा। ठीक है, तो डक्टस आर्टरियोसिस क्या करता है, ब्लड को डायरेक्ट करता है इनटू कहाँ पर जी, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और फिर उसके बाद ये ब्लड आता है कहाँ पर जी, ओयोटा में, और फिर उसके बाद ये कहाँ पर जाता है जी, बॉडी में। ठीक है, तो लंग्स में ब्लड गया ही नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, फिर उसके बाद ब्लड बाईपास कर गया, राइट वेंट्रिकल में आने की बजाय ये चला गया लेफ्ट एट्रियम में थ्रू फोरामेन ओवेल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बाइकस्पिड वाल है, बाइकस्पिड वाल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में चला जाएगा। अगर राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है थोड़ा सा, ठीक है, विच इज़ पॉसिबल, तो उसके लिए भी सलूशन है, और वो ये है कि डक्टस आर्टरियोसिस के ज़रिए ये ब्लड कहाँ भी, यूँ कह लें कि ये भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल, और एक ये डक्टस आर्टरियोसिस, ये आफ्टर बर्थ जो है, या बेबी के डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो है ना, या उससे थोड़े पहले ये क्लोज़ हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं ये स्ट्रक्चर्स, क्योंकि उसके अपने लंग्स जो है ना वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो राइट एट्रियम में आया ब्लड, लेफ्ट
एट्रियम में गया, फोरामेन ओवल के वाल के थ्रू बाइकस्पिड वाल के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर उसके बाद बॉडी में गया थ्रू आयोटा। अगर राइट एट्रियम से ब्लड आता है ऑक्सीनेटेड ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, तो ये भी बाईपास करेगी डक्टस आर्टरीज के जरिए, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर ये बॉडी में जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ज़रा फिर देख लेते हैं। अब हम गैस एक्सचेंज देखते हैं। ठीक है, गैस एक्सचेंज के लिए इनटेक के लिए वी हैव ओरल एंड नेजल ओपनिंग। गैसेस को लेने के लिए आप नोज़ के ज़रिए भी ले सकते हैं। ठीक है, गैसेस, और आप माउथ के ज़रिए भी गैसेस को कहाँ पे लेके आ सकते हैं जी, लंग्स में। अब लंग्स जो हैं वो एक्सचेंज ऑर्गन है, और लंग्स को आपकी बुक में एक वर्ड लिखा है कि ये एक वेस्कुलर स्पंज है। ठीक है, वेस्कुलर से मुराद ये है कि इसमें हाई कनेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, लाइक ये एक स्पंज है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स आए हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये पहले से इस तरह है। ठीक है, ये गैसेस लेगा तो ये डायलेट होगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स इससे गैसेस ले लेंगे, ये वापस इस तरह हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस तरह, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक वेस्कुलर स्पंज है। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी लिखा है कि जितने भी मैमल्स हैं आम तौर पर उनके स्नोट्स होते हैं। ठीक है, लॉन्गर स्नोट्स होते हैं। खैर उसको छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूँ कि लंग्स जो हैं वो हाईली वाइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब अगर हम एक लंग ले लें, उसमें अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे एल्विलाइज हैं, एयर बैग्स हैं। ठीक है, ये सब कुछ है। ये क्या करते हैं जी, ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे गैस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, मैमल्स का जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई है। मेटाबॉलिक रेट क्या है जी, वो हाई है। मेटाबॉलिक रेट हाई होने से मुराद ये है कि उसमें जो केमिकल रिएक्शंस की जो रफ्तार है वो ज़्यादा होती है। तो लाजमी सी बात है गैस इनटेक इनकी क्या होगी, या गैसेस इनटेक इनकी क्या होगी, वो भी हाई होगी। ठीक है, आप ज़्यादा दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिक रेट हाई है, जिसकी वजह से आप जल्दी सांस लेते हैं। आप नहीं करते एक्सरसाइज, आपका मेटाबॉलिक रेट कम होता है, तो आपकी सांस की रफ्तार भी कम होती है। अब जो गैस एक्सचेंज है वो 2 प्रोसेसेस में या 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन और दूसरे को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, जो इंस्पायरेशन है उसमें डायफ्राम की कंट्रैक्शन होगी, यहाँ पर डायफ्राम की रिलैक्सेशन होगी, यहाँ पर रिब्स जो हैं वो एक्सपेंड होंगे
यहाँ पर रिब्स जो हैं वो वापस कंट्रैक्ट होंगे जब आप सांस लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपका जो डायफ्राम है, ठीक है, इस तरह का होता है। ठीक है, ऊपर लंग्स हैं, जो डायफ्राम है वो डोम शेप स्ट्रक्चर है, वो जब कंट्रैक्ट होगा तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस जो हैं वो क्या कर लेते हैं जी, इन्फ्लेट कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो आपका डोम शेप स्ट्रक्चर है वो कंट्रैक्ट होगा और रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाएंगे। इंस्पायरेशन में होता ये है, जब आप सांस अंदर लेते हैं, एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में होता ये है कि आपके जो डायफ्राम है जो इस फॉर्म में है वो अब वापस डोम शेप में आ गया है। ठीक है, और रिब्स जो पहले से एक्सपेंड हुए थे वो वापस क्या हो जाएंगे जी, वो रिलैक्स हो जाएंगे। ये दो प्रोसेस में ये कंप्लीट होता है। अच्छा, अब हम आते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन की तरफ। ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो एंडोथर्मिक हैं। अब देखें, हीट जो है की रोल प्ले करता है मैमल की बॉडी के मेटाबॉलिज्म में। हीट है तो एक प्रॉपर टेम्परेचर होगा, प्रॉपर टेम्परेचर है तो एक प्रॉपर रिएक्शन होगा, एक प्रॉपर रिएक्शन है तो बॉडी सस्टेन रहेगी। हीट को लेने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट से जो लेते हैं हीट उनको हम एंडोथर्म्स कहते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो हीट लेते हैं उसको हम एक्सोथर्म्स कहते हैं। तो मैमल्स एंडोथर्म्स भी हैं मेजॉरिटी और एक्सोथर्म्स भी हैं। ठीक है, अब हीट को पैदा करने के लिए इनके पास प्रोडक्शन ऑफ हीट जो है, उनको पैदा करने के लिए, हीट को प्रोडक्शन के लिए उनके पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक है जी थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस हीट प्रोडक्शन। एक को हम कहते हैं जी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरे को हम कहते हैं जी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, ठीक है, उसमें क्या होता है जी, उसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है उसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। आप दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, आपके मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगे जिसकी वजह से हीट पैदा होगी। ठीक है, इस किस्म की हीट की प्रोडक्शन को हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। सेल्स नॉर्मली अपने सेल्स की जो रिएक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें भी हीट पैदा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, इसके अलावा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर किस तरह रेगुलेट होता है। अगर एक मैमल है वो ऐसे एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है जिसमें इनकी अपनी बॉडी टेम्परेचर के या हीट के लॉस होने का ख़तरा होता है, तो वो प्लेज या पीलेज के ज़रिए अपने एक्सटर्नल हीट को ट्रैप करते हैं और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। हमने पीलेज में पे काफ़ी एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उसमें हमने पढ़ा यह था कि पीलेज एक कोट ऑफ हेयर्स हैं, लॉन्ग और शॉर्ट हेयर्स में, उसमें शॉर्ट हेयर्स एयर को ट्रैप करते हैं, हवा को, जिसकी वजह से जो उनके हेयर हैं, ठीक है, वो हवा को ट्रैप करके एनिमल को एक वार्म इफेक्ट देते हैं, तो इंसुलेशन बाय पीलेज भी होती है। ठीक है, दूसरा जो है मैमल्स की स्किन के ऊपर
क्या मौजूद है जी? फैट्स मौजूद हैं। फैट्स हीट लॉस होने से बचाता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉडी है, यहाँ पर क्या मौजूद है जी? यहाँ पर एक फैटी लेयर मौजूद है। इस हीट को बॉडी से बाहर जाने नहीं देता, जो आमतौर पर सर्दियों में होता है। सर्दियों में एक्सटर्नल टेम्परेचर लो होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, चांसेस ये होते हैं कि इंटरनल हीट बाहर की तरफ चला जाए। फैट्स क्या करते हैं? इनको ट्रैप करते हैं। ठीक है। इसके अलावा काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म है। काउंटर करंट एक्सचेंज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं, उनकी अपेंडेजेस पर हेयर नहीं होते। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, उनके पैरों पर हेयर्स नहीं होते। इनके लिए क्या होता है जी? इनके लिए काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। यहाँ पर जो हीट है वो इनफ है, यहाँ पर जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड है, लेकिन मसला क्या है? मसला यहाँ पे है, जो अपेंडेजेस हैं यहाँ पर मसला है। होता क्या है? होता ये है कि ब्लड, से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं आर्टरीज़ में जो टेम्परेचर है इस ब्लड का, लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो कूल रीजन ऑफ द बॉडी की तरफ जाता है। लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपेंडेजेस ले लिए जहाँ पर किसी किस्म के हेयर या पिलेज नहीं है। ठीक है। यहाँ पर पहले से कौन सा ब्लड मौजूद है जी? कूल ब्लड मौजूद है। कूल ब्लड जो कि वेन्स में मौजूद होता है, ठीक है, वो इन टिश्यूज़ के पास जब जाते हैं तो ये अपने साथ वार्म ब्लड लेके आते हैं, जिसकी वजह से वार्म ब्लड जो है वो अपने साथ हीट लेके आता है और वो उन टिश्यूज़ को दे देता है। टिश्यूज़ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वो हाई हो जाएगा। और जो वीन्स हैं जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर कम है ब्लड का, वो कहाँ पे जाएंगे? वापस बॉडी के अपर रीजन पर, पेरिफेरल रीजन पर की तरफ जाएंगे, जहाँ पर पहले से बॉडी टेम्परेचर क्या है जी? हाई है। ठीक है जी। जिसकी वजह से यहाँ पर वार्म ब्लड मिक्स हो रहा है और यहाँ पर कूल ब्लड मिक्स हो रहा है। इस किस्म के फिनोमेना को हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर दो टब आप लोगों ने रखे हुए हैं, यहाँ पर गर्म पानी है, यहाँ पर ठंडा पानी है। गर्म पानी यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी? ये भी ठंडा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो वापस जाएगा ब्लड, ठीक है, या पानी यहाँ पर जाएगा तो यहाँ का जो टेम्परेचर, इस पानी का टेम्परेचर वो भी क्या हो जाएगा जी? वो भी कूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है जी? कम है। सेम यही मैकेनिज्म यहाँ पर भी है। इसके अलावा हाइबरनेशन है या विंटर स्लीप है। इसको हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं। हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है कि जिसमें एक एनिमल जो है वो एक ख़ास जगह पर जाता है, ठीक है, वहाँ पर छुप के एक ख़ास टाइम पीरियड गुजारता है, 3 से 4 या 5 माह गुजारता है, बग़ैर कुछ खाए, बग़ैर कुछ पिए। किस तरह होता है? लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनिमल का बॉडी टेम्परेचर कितना है? वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस एनिमल का जो ब्रेन है, उसका जो हाइपोथैलेमस है, वो टेम्परेचर रिड्यूस कर लेता है, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस कर लेता है। बुक में आपकी एग्ज़ाम्पल दी है जी, जो पोलर बेयर वगैरह हैं वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना जो मेटाबॉलिक टेम्परेचर है वो सेट कर लेते हैं।
जिसकी वजह से उसका जो रिस्पायरेशन रेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, लाइक अगर एक एनिमल 200 या 300 टाइम्स रिस्पायरेशन कर रहा है, ब्रीथिंग रेट जो है सॉरी हार्ट बीट जो है वो इतनी है, तो वो फिर कितने में करेगा, 4 मिनट करेगा। वजह ये है कि उसका हाइपोथैलेमस बॉडी का जो रेगुलेटरी पॉइंट है, थर्मोस्टेट है, वहाँ पर टेम्परेचर सेट पॉइंट जो है उसको कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट कम होगा। ठीक है, रिस्पायरेशन में होता ये है कि ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी पैदा होती है। ग्लूकोज इनकी बॉडी में इतना होता नहीं है, तो ये जब हाइबरनेशन की तरफ जाते हैं तो ये अपने बॉडी में काफ़ी ज़्यादा क्या स्टोर कर लेते हैं जी, फैट स्टोर कर लेते हैं। फैट स्टोर करने के बाद क्या होता है जी, उन्हीं फैट्स को थोड़ा जाता है और फिर क्या होता है जी, एनर्जी जो है ना वो पैदा होती है और फिर उस टाइम को जो है ना वो गुजारा जाता है। ठीक है, तो पॉइंट जो है ना वो उधर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप उसको देख लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।